बलरामपुर गांव के राजा देवसिंह दूसरे राज्य के प्रति काफी क्रूर और निर्दयी थे, पर वहीं अगर बात अपने राज्य पर आती तो उतनी ही प्यार और विनम्रता से पेश आते। कई वर्षों बाद महाराज की पत्नी उमावती को एक पुत्री हुई। महाराज ने अपने राज्य के विद्वान को अपनी पुत्री का नामकरण के लिए बुलाया और उनका नाम रखा रूपमणि। रूपमणि के लिए महाराज ने सारी ऐशो आराम महल में ही प्रबंध करा दिया था। एक दिन राजा देवसिंह घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। वहां उनकी नज़र एक सुंदर हिरन पर पड़ती है। राजा तीर चलाते हुए कहते हैं, आज का शिकार इस हिरण के नाम। राजा ने तीर चलाया और तीर सीधा हिरन के पीठ पर जा लगी। हिरन दर्द से कराहने लगी और किसी तरह भागते भागते पास की मुनि की कुटिया में जाकर बेहोश हो गई। मुनि की आंखें घायल पड़ी हिरन को देखकर नम हो गई। हे प्रभु, इतना क्रूर और निर्दयी कोई कैसे हो सकता है? यह तो काफी चोटिल अवस्था में है। ऋषि तुरंत उस हिरन पर कुछ जड़ी बूटी का लेप लगाते हैं। इतने में ही राजा अपना शिकार ढूंढते ढूंढते मुनि की कुटिया के पास पहुंचते हैं। अच्छा, तो तू यहाँ छिप कर बैठी है। आज की दावत का बंदोबस्त तो हो गया। यह सुनते ही ऋषि बड़ी ही विनम्रता के साथ राजा से कहते हैं, हे राजन, आपको इस तरह किसी बेजुबान जीव की हत्या करना शोभा नहीं देता। तभी राजा अपने अहंकार स्वर में ऋषि से कहते हैं, चाहे जो हो जाए, आज कोई भी मुझसे मेरा शिकार नहीं छीन सकता। आज तो मैं अपना शिकार लेकर ही जाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, इस मासूम बेजुबान जीव का भी तो कोई अपना होगा जो इसके वापस लौटने का इंतजार कर रहा होगा। काफी देर अनुरोध करने पर भी राजा अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। तभी ऋषि क्रोधित होकर श्राप देते हैं कि जिस प्रकार से आपने इस मासूम सी जीव को इतने निर्दयी से शिकार करके इसे इसके अपनों से अलग करना चाहा, ठीक उसी प्रकार आपकी हर वो चीज़ जो आपको प्रिय है वह आपसे छिन जाएगी। राजा घबराकर वहाँ से चले जाते हैं और कुछ वर्षों के बाद राजा अपने सैनिक को आदेश देते हुए कहते हैं, सेनापति, जाओ, जाकर पंडित जी से कहो कि उन्हें महाराज ने शीघ्र महल बुलाया है। सैनिक वहां से गांव की ओर चला जाता है। उसे पंडित जी गांव के मंदिर में ही मिलते हैं। पंडित जी, आपको महाराज ने शीघ्र राजमहल बुलाया है। अच्छा, ऐसी क्या संकट आ पड़ी जिसे आज महाराज ने मुझे याद किया है? वो तो आपको वहां जाकर ही पता चलेगा पंडित जी, मुझे तो कुछ बताया नहीं। पंडित हंसते हुए कहता है, अरे तुम्हें क्यों बताएंगे? तुम सैनिक हो, पंडित नहीं। अच्छा, वो तो मुझे पता है पंडित जी। अच्छा, बिना देर किए महल की ओर चलो। दोनों महल की ओर चल पड़ते हैं। कहिए महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया? पंडित जी, मुझे लगता है राजकुमारी रूपमणि अब विवाह योग्य हो चुकी है और अब मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए एक योग्य राजकुमार तलाश करें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तभी राजा बोलते हैं, और हाँ, राजकुमार में वो 3 उत्तम गुण होने चाहिए, जैसे कि बहादुरी, बुद्धिमानी और चतुराई। मैं आपसे वादा करता हूँ महाराज, मैं राजकुमारी के लिए बिल्कुल ऐसा ही वर ढूंढ कर लाऊंगा। आप इसकी फिक्र बिल्कुल ना करें। घर वापस आते ही पंडित सोचने लगता है, महाराज से मैंने वादा तो कर दिया,
लेकिन ऐसा राजकुमार कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा? दूसरे दिन रूपमणि का जन्मदिन मनाया जाता है। महाराज अपने सैनिक को बुलाते हैं और पूरे गांव में ऐलान करने की आदेश देते हैं। सेनापति, जाओ, जाकर पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि कल राजकुमारी रूपमणि का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। सारे गांव वालों को महल में दावत के लिए आमंत्रित कर दिया जाए। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लकड़हारा रहता था, जो काफी नेक, दयालु और ईमानदार आदमी था। महाराज सेनापति रतन को बुलाते हैं और अर्जुन लकड़हारे से भोजन बनाने के लिए लकड़ी लाने का आदेश देते हैं। पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि कल राजकुमारी रूपमणि का जन्मदिन मनाया जाएगा। काश कल के लिए मुझे भी कुछ काम मिल जाता, दावत की दावत भी हो जाती और पैसे भी मिल जाते। तभी वहां अर्जुन का दोस्त रतन, जो महल में एक सेनापति का काम करता है, वह आता है और अर्जुन से कहता है, अरे ओ अर्जुन, तुम्हारी तो भाग्य खुल गई भाई। अरे ऐसा क्या हो गया, जल्दी बताओ। तुम्हें महाराज ने खास याद किया है। क्यों? मुझे क्यों याद किया है? कल राजकुमारी का जन्मदिन है ना, तो तुम्हें खाना बनाने के लिए। रतन इतना कहता ही है कि तभी अर्जुन बीच में बोलता है, खाना बनाने के लिए? अरे मैं तुम्हें हलवाई नजर आ रहा हूँ। लगता है तुम गलत अर्जुन के पास आ गए हो। अरे भाई, तुम भी ना, तुम्हें खाना पकाने के लिए नहीं बुलाया है। महाराज ने तुम्हें खाना पकाने के लिए ढेर सारी लकड़ियां काटने का आदेश दिया है। अच्छा ऐसा क्या? पर मेरे पास तो सिर्फ आज का समय है, इतने कम वक्त पे कैसे हो पाएगा? वो सब तो मुझे नहीं पता, महाराज का आदेश है, पालन तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब मैं अपने काम में लग जाता हूँ। अर्जुन पूरे दिन मेहनत करके शाम को लकड़ियां काटकर जैसे तैसे खत्म करता है और अपने गधों की पीठ पर लादकर सारी लकड़ियां महल पहुंचाता है। चलो काफी मेहनत के बाद लकड़ी काट पाया, बस अब इन्हें महल पहुंचा दूँ। महल पहुंचते ही अर्जुन का ध्यान बगीचे में घूम रही राजकुमारी रूपमणि पर पड़ता है। तभी रतन अर्जुन से कहता है, अरे भाई अर्जुन, राजकुमारी जी की ओर इतना गौर से क्यों देख रहे हो भाई? हाँ भाई, कितनी खूबसूरत है ना राजकुमारी। खूबसूरत तो होंगी ही ना, क्योंकि राजकुमारी जो है। अर्जुन राजकुमारी रूपमणि को बड़े ही प्रेम से देखता है, पर वो करता ही क्या, वो एक राजकुमारी और यह ठहरा एक लकड़हारा। रतन अर्जुन को देखते ही समझ जाता है। अरे भाई, ऐसा कुछ सोचना भी मत, वरना महाराज हम दोनों का सर कलम करा देंगे। तभी अर्जुन हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। दूसरे दिन गांव के लोग राजकुमारी के जन्मदिन पर आते हैं। अर्जुन फिर से राजकुमारी रूपमणि को देखता है। कुछ देर बाद राजकुमारी के कमरे में आग लग जाती है और धीरे धीरे करके आग की लपटें तेज हो जाती है। महाराज घबराकर देखने लगते हैं। तभी अर्जुन, अरे ये क्या, ये आग कैसी लगी? मुझे राजकुमारी को बचाना होगा। अर्जुन अपनी जान हथेली पर रखकर राजकुमारी की जान बचाता है। राजकुमारी बड़े गौर से अर्जुन को देखती है। राजा अर्जुन की बहादुरी को देखते रह जाते हैं। यह सब होता ही है कि पंडित के मन में ख्याल आता है कि अरे वाह, महाराज ने जितना गुण एक राजकुमार में ढूंढने को कहा था, इसमें तो सारे गुण हैं।
पर एक कमी है, यह राजकुमार नहीं है। अगर इसके बारे में मैंने महाराज से कहा भी तो मेरी खैर नहीं। दूसरे दिन चल भाई अर्जुन, काम पर जाने का वक्त हो गया है। तभी अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी और अपना गधा लेकर लकड़ी काटने जंगल की ओर निकलता ही है कि उसे घर के बाहर राजकुमारी नजर आती है। तभी अर्जुन मन ही मन सोचता है, सपना ही होगा, भला राजकुमारी यहाँ क्यों ही आएगी। तभी राजकुमारी आती है और अर्जुन उनसे कहता है, अरे राजकुमारी जी, आप यहाँ कैसे? अपनी जान की परवाह किए बिना तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन। नहीं नहीं राजकुमारी जी, वो तो मेरा फर्ज था। तभी राजकुमारी अर्जुन को एक लाल रंग की पोटली देती है। यह लो तुम्हारा इनाम। काफी देर कहने पर अर्जुन वो पोटली ले लेता है। पोटली देकर राजकुमारी रूपमणि वहां से चली जाती है। अर्जुन मन ही मन काफी खुश होता है और वह वापस घर आता है। वाह, यह तो सपना नहीं था। राजकुमारी ने स्वयं आकर मुझे यह इनाम दिया। मुझे तो विश्वास नहीं होता। तभी अर्जुन को एक सफेद सा कागज नजर आता है। इतने सारे स्वर्ण मुद्राओं के बीच यह कागज कैसा? तभी वह उसे पढ़ने लगता है। पत्र पढ़ते ही अर्जुन को पता चलता है कि वह पत्र राजकुमारी ने अर्जुन को लिखा था और वह एक प्रेम पत्र था। उसे पढ़ते ही अर्जुन की खुशी का ठिकाना न होता है। यह सारी चीजें पंडित छुपकर देख रहा होता है और पंडित को सारी बातें पता चल जाती है। यह तो काफी गंभीर विषय है। अगर मैंने यह बात महाराज से नहीं बताया तो मेरे लिए काफी समस्या हो सकती है। पंडित महल की ओर जाता है और महाराज के सामने सारी बातें बताता है। यह सारी बातें पता चलते ही राजा आग बबूला हो जाता है। पंडित जी, यह सच नहीं हो सकता। राजा को पंडित की बातों पर यकीन नहीं होता। तभी पंडित बोलता है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप स्वयं राजकुमारी से पूछ लें। ठीक है, यह बात सच निकली तो अर्जुन का आज आखिरी दिन होगा, और अगर बात झूठी साबित हुई तो आपका आखिरी दिन होगा। पंडित काफी डर जाता है। तभी राजकुमारी को बुलाकर महाराज उनसे सारी बातें पूछते हैं। तभी राजकुमारी अपना सर हाँ में हिलाकर कहती है, हाँ पिताजी, यह बिल्कुल सच है। मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ। इतनी हिम्मत! इस राज्य का एक मामूली सा लकड़हारा राजकुमारी से प्रेम करे? सेनापति, जाओ, जाकर उस अर्जुन को घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। आज उस अर्जुन का आखिरी दिन होगा। सेनापति रतन, जो अर्जुन का मित्र था, वह तुरंत अर्जुन को बुलाने चला जाता है। वाह, उधर महाराज ने तुम्हारी करतूत की वजह से तुम्हें महल बुलाया है और तुम यहाँ आराम फरमा रहे हो। अरे भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अच्छा, क्या किया? अरे क्या नहीं किया वो पूछो। अच्छा, फिर वही बता दो। अरे भाई अर्जुन, यह वक्त मजाक का बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें महाराज ने शीघ्र महल बुलाया है। क्यों? उन्हें फिर से लकड़ियाँ चाहिए? महाराज को फिलहाल तुम्हारा सर और धड़ अलग चाहिए। अर्जुन चौंकते हुए कहता है, क्या? यह तुम क्या कह रहे हो? अरे मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ, तुमने कहाँ कुछ किया है। राजकुमारी जी ने ही तुम्हें प्रेम पत्र दिया होगा। अरे हाँ बिल्कुल, लेकिन यह बात तुम्हें कैसे पता चला? भाई अर्जुन, मैंने तो यह बात मान लिया, लेकिन महाराज का क्या? वो तो गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं। दोनों महल की ओर चलते हैं।
महाराज देवसिंह रतन और अर्जुन का इंतजार करते ही हैं कि दूसरा सैनिक वहां आ जाता है और कहता है, महाराज महाराज गजब हो गया महाराज, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया? ऐसा क्या हो गया सेनापति? पूरे राज्य का पानी एक रात में ही सूख चुका है महाराज। लोग पानी के लिए व्याकुल हो रहे हैं। किसानों के पास खेती के लिए पानी नहीं है महाराज। राजा को समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे, क्योंकि राजा को राज्य उतनी ही प्यारी थी जितनी कि उनको राजकुमारी प्यारी है। राजा बिना कुछ सोचे अपने घोड़े पर सवार होकर ऋषि मुनि से मिलने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। मुझे क्षमा करें मुनिवर, मैंने आपकी बातों को नकार कर बहुत बड़ा पाप किया है और उसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है। कृपा करके मेरी प्रजा को बचा लें। मैं इन आँखों से अपनी प्रजा का विनाश होता नहीं देख सकता। राजा को अपनी गलती पर पछताप करता देख ऋषि कहते हैं, हे राजन, आपको यह सब शोभा नहीं देता। इस समस्या का समाधान तो एक ही है, लेकिन वह काफी जोखिम भरा कार्य है। तभी राजा कहता है, आप मुझे बस हल बता दें, मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी ऋषि महाराज को समस्या का हल बताते हैं। महाराज, इस जंगल के उत्तरी छोर में एक आदिमकालीन गुफा है। उस गुफा में एक नीलमणि होगी। उसे हासिल करके दक्षिणी छोर की सूखी नदी जो आपके राज्य तक जाती है, उसमें स्थापित करने से आपके राज्य की जल की समस्या और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे। यह सुनते ही राजा हैरान पूर्वक कहते हैं, लेकिन क्या मुनिवर? लेकिन याद रहे कि यह कार्य आप नहीं कर सकते। आपके राज्य की प्रजा में से सबसे बुद्धिमान और बहादुर व्यक्ति ही इसे संपन्न कर सकता है। और याद रहे कि इस कार्य के अंतराल में किसी मनुष्य या फिर किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है मुनिवर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। रतन और अर्जुन ऋषि और राजा की बात सुन लेते हैं और अर्जुन रतन की तरफ देखते हुए कहता है, चल भाई रतन, हमें उस आदिमकालीन गुफा की ओर चलना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, तुमने सुना नहीं ऋषि ने क्या कहा? वहाँ जाना खतरों से बिल्कुल खाली नहीं है। मैं तो नहीं जा रहा भाई। ठीक है, तू मत जा, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। तभी अर्जुन अकेला उस आदिमकालीन गुफा की ओर चला जाता है। वहां पहुंचते ही उसे शेर की दहाड़ सुनाई देती है। अर्जुन एक पल के लिए डर जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नीलमणि हासिल करके ही रहूंगा। जैसे ही अर्जुन अंदर जाता है, शेर उस पर हमला कर देता है और अर्जुन शेर से युद्ध करके उसे घायल कर देता है और अंदर की ओर चला जाता है। तभी उसे अंदर से एक आदमखोर की आवाज आती है, रुको, तुम इस द्वार को लांघ नहीं सकते। अगर तुमने कोशिश की तो भस्म हो जाओगे। यह द्वार तभी खुलेगा जब तुम इन पहेलियों को सुलझाकर उनका उत्तर दे सकोगे। तभी आदमखोर अर्जुन से पहेलियां पूछने लगता है। ऐसी क्या चीज है जो दिया के नीचे है ऊपर नहीं, रात में है पर दिन में नहीं? अर्जुन सोचता है और उत्तर देता है, दिया के नीचे है ऊपर नहीं, हाँ, अंधेरा। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर लोग नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं? यह तो काफी आसान प्रश्न है। नक्शा। उत्तर देते ही वह दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अर्जुन उस नीलमणि को लेकर पास की नदी में रख देता है। नीलमणि रखते ही नदी में पानी भर जाता है और अर्जुन वापस महल की ओर आ जाता है। महाराज के सामने आते ही अर्जुन कहता है, महाराज, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आप मुझे जो सजा देना चाहे
मुझे मंजूर है। नहीं नहीं अर्जुन, सेनापति रतन ने मुझे सारी बातें बता दी है। तुम सजा के हकदार नहीं, प्रशंसा के हकदार हो। तुम्हारा कार्य एक वीर राजकुमार से कम नहीं। राजा अर्जुन से खुश होकर उसे क्षमा कर देते हैं और राजकुमारी की विवाह अर्जुन से करा देते हैं। चंदनपुर गांव में हरिया नाम का एक नाई रहता था, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था। हरिया हर रोज की तरह आज भी अपनी दुकान खोलने जा रहा होता है। हरिया के 2 बेटे थे, सागर और पंकज। अरे सुनो, मेरा खाना जल्दी से दे दो। आज खेतों में काफ़ी काम है और हो सके तो मुझे शाम भी हो सकती है लौटने में। अभी लाई, लेकिन पहले खाना तो खा लीजिए। हाँ हाँ, जल्दी से खाना परोस दो। सागर किसान था, वहीं दूसरी तरफ पंकज दिन भर अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाता था। सागर दिन भर खेतों में काम करता था और अपना परिवार संभालता था। एक दिन की बात है, हरिया की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और तभी पंकज मन ही मन सोचता है, अब तो पिताजी की दुकान मैं ही संभालूंगा, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। सुनो बेटा, अब मेरे जाने का समय हो गया है। तुम दोनों के लिए मैंने थोड़े पैसे जमींदार के पास रखे हैं और उससे अपना कुछ व्यवसाय शुरू कर लेना। यह कहते ही हरिया का देहांत हो जाता है और कुछ दिन बाद अरे पंकज, कहाँ जा रहे हो? अरे यह चाबी तो पिताजी की दुकान की है ना? हाँ, तो अब से वह दुकान मैं ही संभालूंगा, तुम जाओ अपना खेती बाड़ी करने। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। अंत में सागर अपना फावड़ा उठाकर अपने खेतों की ओर चल देता है। खेतों में काम करते करते अचानक सागर को ख्याल आता है कि अरे पिताजी ने जमींदार के पास जो पैसे रखे थे, क्यों ना मैं उससे अपने हिस्से का पैसा लेकर अपना अनाज का व्यवसाय शुरू कर दूं। तभी सागर जमींदार के पास पैसे मांगने चला जाता है। अरे आओ सागर, कहो कैसे आना हुआ? जमींदार साहब, वो पिताजी ने आपके पास कुछ पैसे रखे थे, तो वही मैं आपसे मांगने आया हूँ। तभी जमींदार बोलता है, हाँ, लेकिन उसमें तो तुम दोनों भाइयों का हिस्सा है ना? हाँ जमींदार साहब, हिस्सा तो हम दोनों का है। जमींदार दूसरे दिन दोनों भाइयों को साथ बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ पंकज दुकान की चाबी लिए आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ, काम तो होता रहेगा, अब कल से दुकान शुरू करूँगा। पंकज अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने में शामिल हो जाता है और घर आते ही सागर उससे कहता है, अरे पंकज सुनो, मैं जमींदार के पास गया था। हाँ, तो तुम कहीं भी जाओ, मुझे उससे क्या। कहीं तुम दुकान की बात तो करने नहीं गए थे? कुछ भी कर लो, दुकान तो मैं ही संभालूंगा। तभी सागर पंकज से बोलता है, अरे नहीं नहीं भाई, वो पिताजी ने कुछ पैसे रखे थे ना जमींदार के पास, तो मैं वही लेने गया था, तो जमींदार ने कल दोनों को बुलाया है। पैसों का नाम सुनते ही पंकज बोलता है, हाँ, वो तो मैं जमींदार के पास जाने ही वाला था, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। दूसरे दिन दोनों जमींदार के पास चले जाते हैं और दोनों अपना बराबर बराबर हिस्सा लेकर वापस घर आते हैं। सागर अपनी पत्नी से बोलता है, देखो, पिताजी ने हमारे लिए जो पैसे रखे थे, उसमें से मैंने अपना हिस्सा तो ले आया और हमारे पास कुछ पैसे पहले से भी हैं, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपना अनाज का दुकान खोल लिया जाए। हाँ, लेकिन पंकज का क्या? उसे तो अपने दोस्तों से मिलकर गप्पे लड़ाने से फुर्सत नहीं मिलता। मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन उसने कहा कि वह अब पिताजी की दुकान संभालेगा। ठीक है, उसे संभालने दीजिए।
दूसरे दिन जब पंकज अपने पिताजी की दुकान खोलने जा रहा होता है, तब वहाँ कोई और अपनी दुकान लगाए बैठा था। तभी पंकज उस व्यक्ति से बोलता है, अरे मेरी दुकान कहाँ गई और तुम कहाँ मेरी दुकान पर आकर अपनी दुकान लगाकर बैठ गए भाई? तभी दुकानदार बोलता है, क्यों भाई, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिताजी ने यह दुकान मुझे बेच दी है? पता नहीं बिना कुछ जाने लोग कुछ भी बोल पड़ते हैं। यह देखो दुकान के कागज। तभी पंकज गुस्से में घर चला जाता है और सागर से बोलता है, अरे ओ चलो मुझे मेरे पैसे वापस करो। क्या? कौन से पैसे? और यह तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? तभी पंकज सागर को सारी बातें बताता है। हाँ, तो जो भी पैसे पिताजी ने रखे थे उसमें से तो दोनों का बराबर हिस्सा होना चाहिए था। अच्छा, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू करें? अरे नहीं नहीं, तुम अपना व्यवसाय अपने पास रखो, मैं खुद ही कुछ कर लूँगा। पंकज फिर से अपनी नाई की दुकान शुरू करने के लिए जमींदार से पैसा उधार मांगने जाता है। पैसे तो मैं दे दूं, लेकिन समय से मुझे मेरे पैसे ब्याज सहित वापस मिल जाने चाहिए। हाँ हाँ जमींदार साहब, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके पैसे वापस लौटा दूँ। पंकज जमींदार से पैसा लेकर अपना दुकान शुरू करता है। उधर सागर अपनी अनाज की दुकान से अच्छी खासी कमाई कर रहा था। कुछ दिन बाद, अरे क्या करूँ मैं इस दुकान का, कमाई तो हो नहीं रही, अब पैसे कहाँ से लाऊं? उस जमींदार को वापस जो करने हैं एक भी ग्राहक नहीं आ रहे। तभी जमींदार वहाँ आ जाता है और पंकज से बोलता है, कहिए जमींदार साहब, बाल कटवाना है क्या? मेरी बाल छोड़, मेरे पैसे कब वापस कर रहा है? जमींदार साहब मुझे और 1 महीने का समय दे दो, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। चल ठीक है, दिया तुझे 1 महीने का समय, लेकिन अगर 1 महीने में मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा। पंकज सोच में पड़ जाता है। 1 महीने का समय तो ले लिया, अब पैसे कहाँ से लाऊं? सागर से भी पैसे नहीं मांग सकता और दुकान से भी कुछ खास कमाई नहीं हो रही। पंकज अपने घर चला जाता है और कुछ दिन देखते देखते महीने निकल जाते हैं। कहो जमींदार साहब, कैसे याद करना हुआ? कुछ नहीं सुरेश, बस ये पंकज के बच्चे ने नाक में दम कर रखा है। अरे नाक में दम? ऐसा क्या कर दिया उसने? अरे पैसे लेने वक्त तो ले लेता है, लेकिन वापस करने कहो तो बहाने बनाने लगता है। बस इतनी सी बात? आप कहो तो आपके पैसे चुटकी में मांग लाता हूँ। तभी जमींदार बोलता है, नहीं नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उससे पैसे मांग कर ले आओ। और अगर फिर से बहाने बनाए तो? अगर ना दे तो उसकी दुकान की चाबी मेरे पास ले आओ और उसी दुकान को बेचकर मैं अपना पैसा निकाल लूंगा। जमींदार का आदमी पंकज की दुकान की ओर चल देता है। हर रोज की तरह आज भी पंकज अपनी दुकान पर जाता है, लेकिन वहाँ जमींदार का आदमी खड़ा रहता है। अरे यह कौन है? लगता है आज ग्राहक पहले ही दुकान पर इंतजार कर रहा है। और जैसे ही पंकज दुकान खोलने जाता है, अरे भाई दुकान तो खोलने देते। तभी वह बताता है कि वह जमींदार का आदमी है और जमींदार ने पैसा लाने को कहा है, वरना दुकान बेचकर पैसे वसूल करने को कहा है। भाई पैसे तो नहीं है अभी, कुछ दिन और रुकने को बोलना, ठीक है? जैसे ही पंकज यह बोलता है, जमींदार का आदमी उससे दुकान की चाबी लेकर वहां से चला जाता है और पंकज उदास होकर वहां बैठ जाता है और सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? पैसे भी नहीं हैं और दुकान भी नहीं है। थोड़ी देर बाद पंकज वापस घर आ जाता है। उसे उदास देखकर जया सागर से कहती है,
अजी देखिए तो पंकज कुछ उदास सा नजर आ रहा है। हाँ, ऐसे तो उसे कभी नहीं देखा, पता नहीं क्या हो गया। क्यों ना आप उसे जाकर थोड़ा पूछ लीजिए। नहीं नहीं, वो पहले से ही गुस्से में है। जया के काफी देर कहने पर सागर पंकज से पूछने चला जाता है। अरे भाई पंकज, क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? क्या बताऊं भैया, जमींदार ने दुकान छीन लिया। अरे पर क्यों, ऐसे कैसे कोई तुम्हारा दुकान छीन सकता है? पंकज सागर को सारी बातें बताता है और तभी सागर बोलता है। अच्छा, तुम मुझसे पैसे लेकर जमींदार को वापस कराओ और तुम्हें तुम्हारा दुकान भी वापस मिल जाएगा। नहीं नहीं, वैसे भी उस दुकान ने मुझे काफी परेशान कर रखा है। क्यों ना हम दोनों मिलकर मेरी अनाज की दुकान संभालें? पंकज और सागर खुशी खुशी अनाज की दुकान संभालते हैं